अभी रात के 10:15 ही बजे थे। ये घड़ी जो मेरी कलाई पर बंधी थी मुझे बाग जोगियां वाले साधु और एजेंट माता दास ने दी थी और देते वक्त अपनी घड़ी के साथ उसका वक्त मिला लिया था। रात के 2 बजने में अभी बहुत वक्त बाकी था। मैं हैरान था कि वो सीआईडी का आदमी अभी तक मेरे ताक़ुब में वहां क्यों नहीं आया। कोई चाहे कुछ कहे मगर मेरे तजुर्बे ने मुझे बताया था कि वो भारतीय इंटेलिजेंस का आदमी है और मेरे पीछे लगा हुआ है। वो बड़ा मोहतात था, किसी खास घड़ी का इंतजार कर रहा था जब मुझे रंगे हाथों पकड़ ले। आखिर ये उस इलाके का था, मैं उसके मुल्क में था। वो मुझे जब और जहां चाहे गिरफ्तार करवा सकता था। मैंने अपनी पोजीशन तब्दील कर ली और उन ऊंचे नीचे दरख्तों से निकलकर मैं पहाड़ी नाले की तरफ चल दिया। ये नाला मेरी नजर में था और मैं उसकी समत से बखूबी वाकिफ था। नशीबी पत्थरों में से निकलता मैं अंधेरी रात में पहाड़ी नाले की तरफ चलने लगा। आसमान की चमक की वजह से रात की तारीकी में धीमी धीमी धुंधली सी रोशनी घुल मिल गई थी। मैंने दरख्तों का एक झुंड उबूर किया और नीचे पहाड़ी नाला था। यही वो नाला था जिसके आगे वो पुल था जिसके नीचे मुझे 2 बजे रात अपने एजेंट साधु से मुलाकात करनी थी। ये छोटा पुल मुझसे ज्यादा दूर नहीं था। मैं नशेब में उतरता हुआ नाले के करीब आ गया। अंधेरे में नाले का शफाफ पानी किसी धुंधले आईने की तरह नजर आ रहा था। पानी का हल्का हल्का शोर बुलंद हो रहा था। मैंने एक जगह पत्थरों के दरमियान जगह बना ली और कंबल ओढ़कर बैठ गया। शबनम गिर रही थी जिसका मेरे मुंडे हुए सर पर असर हो रहा था। मैंने कंबल अपने सर के ऊपर कर लिया। वक्त बड़ी सुस्त रफ्तारी से गुजर रहा था मगर कमांडो ट्रेनिंग के दौरान हमें इसकी खास तौर पर मशक करवाई गई थी। हमारा फौजी इंस्ट्रक्टर हमारे हाथ पांव बांध कर हमें किसी दरख्त के साथ जकड़ देता और हम सारी रात उस दरख्त के साथ जकड़े रहते। आज भी कमांडो ट्रेनिंग के वो दिन याद आते हैं तो कानों में से शां शां की आवाज निकलने लगती है। हमें घोड़ों की तरह दौड़ना, ऊंटों की तरह बगैर कुछ खाए पिए मीलों चलना और लोमड़ी जैसी मक्कारी से अपना रास्ता बनाना और सांप, मेंढक और खारदार झाड़ियां खाना सिखाया गया। हमें अजियतें दी गई कि अगर कभी दुश्मन के हत्थे चढ़ जाएं तो उनकी अजियतों से घबरा कर राज फाश न कर दें। हमें बंदर से भी ज्यादा पथरीला बनाया गया। हमें एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांग लगाने की मशक करवाई गई। साथ ही साथ हमें दुश्मन पर उकाब की तरह झपटने और देखते ही देखते उसे फना कर डालने की तरबियत भी दी गई थी। हमें सूखे पत्तों पर चीते की तरह चलने की ऐसी ट्रेनिंग दी गई थी कि हमारे कदम पत्तों पर पड़े मगर आवाज बिल्कुल पैदा न हो। हमें बेहथियार लड़ाई की मशकें करवाई गईं और इंसानी जिस्म के तमाम तर नाजुक रगों, हड्डियों और आज़ाद से सर्जन डॉक्टरों की तरह आगाह किया गया और बताया गया कि हमें दुश्मन पर कहां कारी ज़रब लगानी है। मैं कंबल में उकड़ू बैठा था। मेरे चारों तरफ अंधेरा था। अगरचे उस अंधेरे की मेरी आंखें आधी हो चुकी थीं और सांप की आंखों की तरह मैं अंधेरे में हर शय देख रहा था। नाले का पानी मुतरन्नम मुसीकी पैदा करता मेरे सामने से गुजर रहा था। शबनमी फजा में तरह तरह की जड़ी बूटियों और घास पत्तों की बू रची हुई थी। यूं ही रात के 12 बज गए। मैंने वक्त काटने के लिए नाले पर जाकर मुंह हाथ धोया। पानी इस कदर ठंडा था कि हाथ डालते ही मेरी कुल्फी जम गई। चेहरे पर सिर्फ एक छींटा मार सका। उससे ये फायदा जरूर हुआ कि नींद का रहा सहा एहसास भी खत्म हो गया। खुदा खुदा करके जिस्म के गिर्द कंबल लपेटे, त्रिशूल वाली लोहे की लाठी हाथ में उठाए उस नाले के छोटे पुल की तरफ बढ़ा। नाले के उस छोटे पुल के ऊपर एक रेड़े का हयूला यूं खड़ा था कि उसके दोनों लकड़ी के बाजू आसमान की तरफ उठे थे। मैं नाले के किनारे चलता पुल के नीचे आ गया। यहाँ अंधेरा गहरा था। मुझे सीटी की धीमी आवाज सुनाई दी। मैं होशियार हो गया। अंधेरे में मेरी आंखें चमकने लगी। अचानक किसी ने पीछे से मेरी गर्दन पर पिस्तौल की ठंडी नाल लगा दी। अपना कोड बताओ। मैं समझ गया कि ये अपना एजेंट है लेकिन मेरे पाकिस्तानी एजेंट होने की तस्दीक चाहता है। मेरा वही एक कोड नंबर था जो मुझे पाकिस्तानी चीफ ने दिया था। मैंने अपना नंबर दोहरा दिया। पिस्तौल की नाली मेरी गर्दन से हट गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। बाग जोगियां वाला साधु अंधेरे में मेरे पीछे खड़ा था। उसने सरगोशी में पूछा, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? मैंने कहा, एक आदमी पर मुझे शक है, वो मेरे पीछे लगा है, मगर उसने इस वक्त मुझे नहीं देखा। एजेंट साधु ने मुझे गिरेबान से पकड़कर अपनी तरफ खींच कर झंझोड़ा। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी और झटका इतना शदीद था कि मैं अपनी जगह से हिल गया। उसकी जगह कोई दूसरा आदमी होता तो मेरे हाथों से मारा गया था। मैंने कहा, तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं तुम्हें बताऊं। उसने मेरा गिरबान छोड़ दिया। अपने गर्म लिबादे के अंदर से एक पिस्तौल निकाल कर मेरे हाथ में थमाया और बोला, ये भरा हुआ है, मेरे पीछे पीछे आओ। वो मुझे लेकर नाले पर से गुजर गया। हम दूसरी तरफ की ढलान चढ़ने लगे। ऊपर एक सड़क थी जिसके किनारे कहीं कहीं खंभों पर मध्यम बल्ब रोशन थे। हम एक लकड़ी के खोखे के पास जा निकले थे जो बंद था और सामने लकड़ी का एक खाली बेंच रखा था। हम खामोशी से सड़क के किनारे किनारे मगरिब की समत जा रहे थे। मेरा साथी खामोश था। मैं भी कोई बात नहीं कर रहा था। ये कोई बड़ा ही अहम और खतरनाक फौजी मिशन था और कमांडो होने की हैसियत से मुझे मालूम था कि अशद जरूरत के सिवा जबान से एक लफ्ज नहीं निकालना होगा। मेरा गाइड एजेंट एक जगह सड़क के नीचे उतर गया। यहाँ एक छोटी सी पहाड़ी
पहाड़ी पगडंडी दूर खेतों में जा रही थी। अंधेरे में खेतों की ऊंची फसल एक दीवार की तरह नजर आ रही थी। इन खेतों के बाजू में से चंद एक मकान घुप अंधेरे में खामोश खड़े थे। हम इन खेतों में से भी गुजर गए। अब एक नाहमवार सा मैदान आ गया। मैदान को अबूर किया तो जम्मू की मशहूर नदी तवी दिखाई दी। ये नदी ढलानी किनारों के बीच में बह रही थी। दूर उसी नदी पर बना हुआ शहर जम्मू का बड़ा पुल था जिसकी बत्तियां झिलमिला रही थी। मेरा साथी नदी पर पहुंचकर रुक गया। अंधेरे में उसने बाएं जानिब देखा और फिर मुझे लेकर उस तरफ चल दिया जहां एक छोटा सा घाट था। छोटी बड़ी 6-7 कश्तियां किनारे पर खड़ी थीं। उसने इशारे से मुझे पीछे आने को कहा और फिर हम जरा अलग खड़ी एक छोटी सी कश्ती में सवार हो गए। मेरे साथी एजेंट साधु ने कश्ती की रस्सी पहले ही खोल दी थी। हमने उस कश्ती में तवी नदी पार की और दूसरे किनारे पर आ गए। यहाँ से हमारा सफर फिर शुरू हो गया। मुझे अभी तक मालूम नहीं था कि हमारा टारगेट कहाँ है और जिन 2 कमांडोज के बारे में मुझे बताया गया था वो कहाँ मिलेंगे। जम्मू शहर की रोशनियां अब पीछे रह गई थीं। मेरे साथी एजेंट ने तो जैसे न बोलने की कसम खा रखी थी। हम पौ फटने तक पहाड़ी इलाके में चलते रहे। जब आसमान पर सुबह काजिब का नीला उजाला फैलने लगा तो मेरा साथी एक जगह रुक गया। ये सारे का सारा पहाड़ी इलाका था। एक तरफ जम्मू चंबा की पहाड़ियों का सिलसिला दूर तक चला गया था और दूसरी जानिब कश्मीर की सर्बफलक पहाड़ों की बर्फपोश चोटियां सुबह काजिब की मध्यम रोशनी में झलकने लगी थी। मेरे साथी एजेंट ने कश्मीर की पहाड़ियों की तरफ इशारा करके कहा, हमें उस पहाड़ के दामन में पहुंचना है। मैंने अंदाजा लगाया कि वहां पहुंचना बहुत दुश्वार था। उसने कहा, आगे पहाड़ी रास्ता बहुत खतरनाक है। सड़क कच्ची है मगर हम खड्डों और घाटियों में सफर करेंगे। तुम थक तो नहीं गए? लेकिन मुझे बताया गया है कि तुम एक नौजवान तजुर्बाकार कमांडो हो और इससे पहले भी पठानकोट में बड़ा जबरदस्त मार्का मार चुके हो। आओ चलें। मैं चाहता हूं कि सूरज निकलने से पहले हम इस जगह से निकल जाएं। जब सूरज तुलू हुआ तो वादी में चारों तरफ उजाला फैल गया। उस वक्त हम दरख्तों के तवील सिलसिले से गुजर रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी लेकिन चलते रहने की वजह से मुझे सर्दी नहीं लग रही थी बल्कि पसीना आ रहा था। एक जगह सरसब्ज झाड़ियों के दरमियान शफाफ चश्मा बह रहा था। हमने मुंह हाथ धोया, मकई की रोटी अचार के साथ खाई जो मेरा साथी अपने झूले में डालकर साथ लाया था। अब दिन खूब निकल आया था। दरख्तों में से धूप छन छन कर आ रही थी। मेरा साथी साधु माता दास अब भी खामोश था। मैं भी मसलहतन उससे ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा था। उसने अपने साधुओं के झोले से कागज के टुकड़े पर बना हुआ नक्शा निकाला और उसे गौर से देखने लगा। फिर नक्शा फाड़ कर चश्मे के पानी में बहा दिया। उठकर जंगल में एक पहाड़ी ढलान की तरफ देखा और मुझे इशारे से पीछे आने को कहा। मैं चाबी दिए खिलौने की तरह उसके पीछे चल पड़ा। हम नशेब से उतरकर एक वादी में आ गए। ये गैराबाद वादी थी जहाँ छोटे दरख्तों और झाड़ियों की भरमार थी। दोपहर तक हम उस वादी में चलते रहे। दोपहर के 2 बजे हम एक छोटी सी पहाड़ी नदी के पास बैठ गए। थोड़ी सी रोटी खाई, नदी का ठंडा पानी पिया, मुंह हाथ धोया और फिर अपने सफर पर रवाना हो गए। एक गहरी खड्ड उबूर करके छोटी छोटी पहाड़ी टेकरियों के गैर हमवार मैदान में आ गए थे। इन टेकरियों के पीछे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का सिलसिला था जिनकी चोटियों पर कहीं कहीं सफेद बर्फ धूप में चमक रही थी। चंद एक टेकरियों को पार करने के बाद एक टेकरी के अकब में बड़ी सी चट्टान खड़ी थी। मेरे साथी एजेंट ने चट्टान की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तुम्हारी पहली मंजिल है। चट्टान जहाँ से शुरू होती थी वहाँ इतना ऊंचा जंगली घास था कि उसमें हाथी भी छुप जाए तो किसी को पता नहीं चल सकता था। हम उस घास में दाखिल हो गए। यहाँ चट्टान में एक गार का शिगाफ नजर आया जिसके मुंह पर ऊपर से लटकने वाली बेलों ने झालरें से डाल रखी थी। गार का धाना तंग था मगर अंदर से काफी खुला गार था। हम यहाँ बैठ गए। मैंने अपना कंबल उतार कर पास रख लिया। मेरे साथी साधु एजेंट ने कहा, तुम आराम कर सकते हो। तुम्हारे साथी कमांडो इसी जगह पहुंचने वाले हैं। यहाँ मेरा मिशन खत्म होता है। मैं तुम्हें दीगर साथियों के सुपुर्द करके वापस चला जाऊंगा। आगे तुम जानो तुम्हारा काम। मैंने तभी जबान में पूछा कि हमारा मिशन क्या है। मेरे एजेंट साथी ने सर नफी में हिलाया। ये मुझे कुछ मालूम नहीं है। इस ऑपरेशन की तफसील तुम्हें कमांडो ही बता सकेंगे। अब खामोशी से आराम करो। तुम्हें आगे शायद सोना नसीब ना हो। मैं कंबल का सरहाना बनाकर लेट गया। मैंने आंखें बंद कर ली। मुझ पर गुनूदगी तारी होने लगी। थोड़ी देर बाद मैं सो गया। कोई मुझे आहिस्ता से झंझोड़ रहा था। मैंने जल्दी से आंखें खोल दी। मेरा साथी एजेंट कह रहा था, तुम्हारे साथी कमांडोज आ रहे हैं। मैंने उन्हें नीचे खाई में चलते देखा। मैं उठकर बैठ गया। मेरा साथी एजेंट गार से बाहर चला गया मगर मैं गार के अंदर ही बैठा रहा। 10-15 मिनट बाद वो गार में दाखिल हुआ तो उसके साथ 2 अजनबी भी थे। उन्होंने वादी कश्मीर के किसानों जैसा लिबास पहन रखा था और कांधों से गठरियां लटक रही थी। ये गठे हुए जिस्मों वाले जवान थे जिनके चेहरे तांबे की तरह चमक रहे थे और आंखों में चीते की आंखों जैसी चमक लहरा रही थी। गार में आते ही वो मुझे गौर से देखने लगे। मेरे साथी एजेंट ने मेरा तारुफ करवाते हुए कहा, ये नंबर 7 है, आपका साथी कमांडो। मैं इसे जम्मू से यहाँ लाया हूँ। अब मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो साधु एजेंट खामोशी से गार से बाहर निकल गया। दोनों नौवारिद जवान अपनी अपनी गठरियां जमीन पर रखकर बैठ गए।
गए। उनमें से एक ने गार का जायजा लिया, फिर गार के मुंह पर जाकर बाहर घास में इधर उधर देखा। वापस आकर उसने अपनी तेज चमकीली आंखें मेरे चेहरे पर गाड़ दी और पूछा, तुम्हारे पास कौन सा हथियार है? मैंने पिस्तौल निकालकर जमीन पर रख दिया। दूसरा कमांडो पिस्तौल उठाकर उसे गौर से देखने लगा। बोला, तुम भी मिलिट्री ऑपरेशन पर गए थे नंबर 7? मैंने कहा, हाँ, पठानकोट मिशन था। पहले वाला कमांडो बोला, तुम्हारे बारे में हमें यही बताया गया था, मगर तुम तो अभी नौजवान हो। कौन सी कमांडो रेजिमेंट में थे? मैंने अपना मजीद थोड़ा सा तारुफ करवाया। ये दोनों तरबियत याफ्ता कमांडो थे और उनका ताल्लुक बाकायदा एक कमांडो रेजिमेंट से था। इससे ज्यादा मैं इन जांबाज कमांडो के बारे में कुछ नहीं बता सकता। वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनूदी के लिए दुश्मन पर कारी ज़र्ब लगाने और अपनी जानें कुर्बान करने दुश्मन के इलाके में घुस आए थे। उन्होंने एक नक्शा निकालकर जमीन पर फैला दिया और मुझे उस खतरनाक फौजी मिशन के बारे में तफसीलात बताई। ये मिशन एक बहुत बड़े और नाजुक फौजी अहमियत के पुल को तबाह करने का मिशन था। ये पुल कश्मीर की वादी में एक ऐसे नाजुक मकाम पर वाक़ था जहां वो दो पहाड़ों को एक दूसरे से मिलाता था। पुल एक तेज रफ्तार पहाड़ी नाले पर बना हुआ था और उससे टैंक बड़ी आसानी से गुजर सकते थे। पुल के दोनों जानिब भारतीय फौज की एक डिवीजन मुनक़सिम थी। आधी डिवीजन दूसरी तरफ छावनी डाले हुए थी। दोनों डिवीजन्स और जम्मू और कश्मीर की वादी के दरमियान फौजी नक्लो हरकत का यही एक वाहिद जरिया था जो सर्दियों में भी काम आ सकता था, जबकि दूसरी सड़क बर्फबारी की वजह से बंद हो जाती थी। कश्मीर में दुश्मन के जितने भी पुल थे उनमें से उस पुल की बड़ी अहमियत थी। इस पुल को कमांडो ऑपरेशन के जरिए उड़ाने का फैसला किया गया था, क्योंकि शायद आपको मालूम न हो कि पहाड़ी इलाकों में पुलों को बमबारी के जरिए तबाह करना जान जोखों का काम होता है। आसपास पहाड़ियों की वजह से एक तो हवाई जहाज ज्यादा नीचे नहीं जा सकते, दूसरे बुलंदी से ये पहाड़ी पुल इतना छोटा टारगेट नजर आते हैं कि उन पर गिराए जाने वाले बम अक्सर निशान से इधर उधर हटकर गिरते हैं। दूसरी मुश्किल ये होती है कि दुश्मन ने इस किस्म के नाजुक अहमियत के हामिल पुलों के इर्द गिर्द तैयारा शिकन गन्ने लगाई होती हैं। जहाज अगर नीचे आता है तो बड़ी आसानी से दुश्मन की जद में आकर हिट हो जाता है। दुश्मन की तैयारा शिकन गन्ने बड़ी आसानी से उसे निशाना बना लेती हैं। चुनाचे इस किस्म के अहम पुलों को अक्सर कमांडो ऑपरेशन के जरिए ही उड़ाने की कोशिश की जाती है। कमांडो ऑपरेशन में चंद एक कमांडो जवानों की शहादत का ही अंदेशा होता है, लेकिन ऑपरेशन अगर सही और कामयाब उसूलों पर अमल पजीर हो और दुश्मन बेदार न हो जाए तो पुल को तबाह कर दिया जाता है। दुश्मन के पेट में घुसकर उसके किसी जबरदस्त फौजी अहमियत वाले पुल को तबाह करना आसान काम नहीं होता, क्योंकि दुश्मन वहां हर वक्त चौकस रहता है। मेरे दोनों साथी उम्र में मुझसे बड़े और इंतहाई तजुर्बाकार और माहिर कमांडोज थे। वो मुझे कोई अहमियत न देते अगर उन्हें मेरे पठानकोट वाले कमांडो ऑपरेशन के बारे में तफसीलात का इल्म न होता। उन्हें मेरे पूरे रिकॉर्ड से आगाह कर दिया गया था। चुनाचे वो मुझसे इस तरह बात करते जिस तरह एक माहिर कमांडो दूसरे जांबाज कमांडो से बात करता है। हमारा कोई नाम नहीं था, सिर्फ नंबर थे। मेरा नंबर 7 था। मेरे साथी कमांडोज के बिल तरतीब 8 और 9 नंबर थे। हम एक दूसरे के नंबर पुकार कर बात करते थे। उन्होंने वो गठरियां खोल दी जो वो अपने साथ लाए थे। उनमें 3 स्टेन गन्ने थी, एक लाइट मशीन गन थी, 3 चाकू और कुछ हैंड ग्रेनेड थे। इन चीजों के अलावा प्लास्टिक के जेबी साइज के 4 सिलेंडर भी थे। कमांडो नंबर 8 ने मुझे बताया कि चारों इंतहाई ताकतवर और धमाका खेज बम हैं और यही वो सिलेंडर बम हैं जिनकी मदद से हमें दुश्मन के पुल को उड़ाना है। एक थैले में भुने हुए चने, गुड़ और 3 छोटे से सिगरेट लाइटर थे। अभी दिन एक पहर बाकी था। हम नक्शा निकाल कर पुल की पोजीशन को अच्छी तरह ज़हन नशीन करते रहे। जब शाम हुई तो दुश्मन के उस फौजी इलाके में मौजूद पुल की एक एक तफसील हमें ज़हन नशीन हो चुकी थी। उन्होंने मुझे ये भी बता दिया कि जिस इलाके में हम जा रहे हैं वहाँ भारतीय फौज ने जबरदस्त हिफाजती इंतजामात कर रखे हैं और चप्पे चप्पे पर भारतीय जासूस मिलेंगे। ये कश्मीरी भी हो सकते हैं जिन्हें भारतीय फौज ने रुपए पैसे की लालच या उनके कुंबे को खत्म कर दिए जाने की धमकी की वजह से खरीद रखा हो। हमें उनसे खबरदार रहना होगा। पुल वहां से एक रात और एक दिन की पैदल मुसाफत पर था। वो अपने साथ मेरे लिए कश्मीरी देहाती लिबास भी लाए थे। मेरा हिंदू साधुओं जैसा लिबास उतरवा कर कश्मीरी किसानों का लिबास पहना दिया गया। मेरे माथे पर लगी तिलक की 3 लकीरों को भी मिटा दिया गया। शाम जब गहरी हो गई तो हमने चलने की तैयारी शुरू कर दी। हमारे पास जो असलहा था उसे गठरी से निकालकर हमने अपनी अपनी कमर के गिर्द लंबे कुर्तों के अंदर बांध लिया। चने और गुड़ वाला थैला नंबर 9 ने अपने हाथ में पकड़ लिया। रवानगी से पहले हमने थोड़े बहुत चने खाकर थर्मस में से 2-2 घूंट पानी पिया। घड़ियां मिलाई। मेरे दोनों कमांडो साथी कश्मीरी जबान बड़ी रवानी से बोल लेते थे, लेकिन मैं कश्मीरी जबान से नावाकिफ था। चुनाचे मुझे हिदायत की गई थी कि अगर वादी कश्मीर का कोई शख्स या कोई भारतीय फौजी मुझसे बात करे तो मैं गूंगा बन जाऊं। मुखातिब को इशारों से बताने की कोशिश करूं कि मैं कश्मीरी किसान हूं और अपनी बहन के गांव जा रहा हूं। अगर दूसरा शख्स कायल न हो और मेरी तलाशी लेने की कोशिश करे तो उसे फौरन हलाक कर डालूं। अंधेरा जब चारों तरफ पहाड़ों और टेकरियों को अपनी लपेट में ले चुका तो हम गार के सामने उगे हुए ऊंचे घास से बाहर निकले। हम एक दूसरे के दरमियान चंद कदम का फासला डालकर चल रहे थे। रास्ते और समत का तयन कर लिया गया था। हमारी रफ्तार मामूल के मुताबिक थी, न ज्यादा न आहिस्ता। जंगली झाड़ झनकार से भरी हुई इस वादी से गुजरकर हम एक टीले की चढ़ाई
चढ़ने लगे। आसमान पर सितारे भी हमें बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे। हमारा सफर यूं ही वादियों, घाटियों, गैर हमवार पहाड़ी मैदानों और टीले टेकरियों में जारी था। जिस वक्त हम एक जगह सस्ताने के लिए बैठे तो हमने घड़ियों पर वक्त देखा। रात के 12:15 बज रहे थे। कुछ देर सस्ताने के बाद हम फिर अपने सफर पर चल पड़े। पहाड़ों में सुबह की पहली रोशनी फैली तो हम एक ऐसी पुरफजा जगह पर पहुंच चुके थे जहां चारों तरफ हरे भरे दरख्त थे और एक चश्मा बह रहा था। इर्द गिर्द दूर दूर तक किसी आबादी का निशान नहीं था। मेरे दोनों साथी उस सारे इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। चश्मे पर पहुंचकर हम घास पर सीधे लेट गए। कुछ देर आराम करके हमने चश्मे के पानी से गुस्ल किया, झोले में से चने खाकर नाश्ता किया और सुनहरी धूप में बैठकर दूसरी तरफ फैली हुई हसीन वादी की तरफ देखने लगे। नंबर 8 ने वादी की जानिब इशारा किया। उस वादी की दूसरी जानिब हमारा टारगेट है। वो सामने वाला पहाड़ कश्मीर का सबसे मशहूर पहाड़ मीरान शाह है। उसके मगरबी दामन में वो पुल है जिसको हम उड़ाने जा रहे हैं। चश्मे के पुरफजा मकाम पर हमें सारा दिन गुजार कर रात को अपने सफर पर रवाना होना था। हमने बारी बारी सोकर अपनी नींद पूरी की। नंबर 9 कहीं करीब ही जंगली नाशपातियां तोड़ लाया। ये हरी हरी छोटी और बड़ी मीठी नाशपातियां थी। हमने बड़े मजे से खाई। असलहे को चेक करके धूप लगाई गई। पुल के नक्शे का एक बार फिर बगौर मुताला किया गया। कमांडो नंबर 8 कहने लगा, पुल की दोनों जानिब फौज की पिकेटें और पोस्टें हैं। पुल के मशरकी किनारे के ऊपर जो टीला है उस पर बड़ी फौज पोस्ट है जहां हैवी मशीन गन लगी है। 2 मार्टर तोपे भी हैं जिनका रुख कुदरती तौर पर पुल की बजाय पीछे पुल की तरफ आती सड़क की जानिब होगा। हमें इस चेक पोस्ट को पहले उड़ाना होगा। नंबर 9 ने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहा, ये काम मैं करूंगा। तुम पुल के नीचे डायनामाइट लगाओगे और नंबर 7 तुम डायनामाइट सिलेंडर लगाने में नंबर 8 की मदद करोगे। सूरज पहाड़ों के पीछे उतरा तो वादी में एकदम अंधेरे का गुबार सा फैल गया। रवानगी से पहले हमने एक बार फिर घड़ियां मिलाई और अल्लाह का नाम लेकर नीचे वादी में उतरना शुरू कर दिया। जब हम वादी में पहुंचे तो रात हो गई थी। दूर एक गांव में रोशनी हो रही थी। एक हेलीकॉप्टर गड़गड़ाता हुआ आसमान पर दिखाई दिया। हम फौरन घास में लेट गए। हेलीकॉप्टर की सुर्ख और नीली बत्तियां जल बुझ रही थी। वो शोर मचाता हमारे सरों पर से गुजर रहा था। ये रैकी हेलीकॉप्टर था। भारतीय फौज यहाँ हर वक्त चौकन्ना रहती है। वो पाकिस्तानी कमांडोज की सरफरोशाना सरगर्मियों से खाइफ है। जब हेलीकॉप्टर दूर पहाड़ की बुलंदी पर चला गया तो हम उठे और आगे रवाना हो गए। मुझे एहसास हुआ था कि अब इंडियन आर्मी का इलाका शुरू हो गया है, लेकिन अभी उनकी मिलिट्री पोस्टें काफी दूर थीं। सारी रात सफर करते गुजर गई। हम वादी उबूर करके अपने टारगेट वाले पहाड़ की जानिब से हटकर एक ऐसे दर्रे में आ गए जिसकी दोनों जानिब पहाड़ियों की दीवारें इस्तादा थीं और दरमियान में एक पहाड़ी नदी बह रही थी। मेरे साथी जहाँ पर वाक़े एक खुफिया जगह से वाकिफ थे, वहाँ हमें दिन भर आराम करना था। चुनाचे इस खुफिया पहाड़ी जगह पर हमने सारा दिन आराम किया और शाम होते ही हमने गुस्ल करके चने और गुड़ खाया, असलहे को चेक किया और जब सूरज मगरबी पहाड़ियों के पीछे गुरूब हुआ तो हम अपने टारगेट की तरफ चल पड़े। निस्फ शब के बाद हम दर्रे से निकलकर एक छोटी सी वादी में आ गए। सितारों की धुंधली रोशनी में वादी के दरख्तों के खाके उभरे हुए थे। पहाड़ के दामन में एक जगह कुछ रोशनियां हो रही थी। कमांडो नंबर 8 ने बताया कि ये भारतीय फौज की सबसे खतरनाक छावनी है और वो पुल भी इसी पहाड़ के दामन में है जो हमारा टारगेट है। हम ये बात कर ही रहे थे कि अचानक पहाड़ के दामन में एक रोशनी का राउंड फायर हुआ और सारी वादी रोशन हो गई। हम जल्दी से झाड़ियों के पीछे हो गए। भारतीय फौजी रात को अक्सर यहाँ रोशनी के राउंड फायर करते हैं ताकि अगर कोई कमांडो पुल की तरफ आ रहा हो तो उसे गोलियों की जद में ले लिया जाए। रोशनी राउंड आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहा था, फिर वो बुझ गया और सारी वादी एक बार फिर तारीकी में डूब गई। सुबह होने से पहले पहले हम वादी का पूरा चक्कर काट कर उसके शुमाल मगरबी कोने में आ गए। यहाँ से हमें सामने पहाड़ के दामन में भारतीय फौज के डिवीजन हेडक्वार्टरों की बत्तियां साफ नजर आ रही थी। यही हमारा टारगेट था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।